देखो ग्रसनी, ग्रसनी। तो अगला जो भाग है हमारा वो कौन है? ग्रसनी। क्या कहते हैं इसको? फेरिंग्स कहा जाता है। और इसमें कितनी नलियां हैं? इसमें 2 नलियां हैं। इसमें पाई जाती हैं 2 नलियां। कौन कौन सी 2 नलियां हैं? जिनमें से एक को हम नाम देते हैं आहार नली। एक का नाम है आहार नली, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। और एक जो होती है उसका नाम क्या होता है? श्वास नली। और श्वास नली को क्या कहते हैं? विंड पाइप कह दो, चाहे इसको सही साइंटिफिक नेम बात करें तो कहा जाता है ट्रैकिया। ठीक है। और इसके मुंह के ऊपर क्या मिलता है? ढक्कन। और उस ढक्कन का नाम क्या है? घाटी ढक्कन, या उसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। उस ढक्कन का नाम मैं लिख देता हूं। क्या नाम है? इस पर एक ढक्कन पाया जाता है और उस ढक्कन का नाम क्या है? उस ढक्कन का नाम होता है एपीग्लोटिस, जिसको आप सही भाषा में हिंदी में कह सकते हैं घाटी ढक्कन। और इस घाटी ढक्कन का कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, ये इसका काम है। बस इतनी सी संरचना अपने को यहां पे याद रखनी है। मैं आपसे बात करूं पाचन, तो यहां पाचन होता नहीं है। ठीक है, हाँ लिख लो बस, ये तो साथ साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे ऐसी बैठी है क्या? जहां रुकने का काम आएगा मैं बोल दूंगा कि अब रुक जाओ, अब नहीं लिखना है। ये तो मेरे साथ साथ ही लिख लेना था आपको। अगला भाग कौन सा आएगा? अब ग्रसनी के बाद क्रम लिखवा रखा है मैंने। ग्रसनी के बाद आता है ग्रसिका, ग्रासनाल, ईसोफेगस। ठीक है, अगला जो भाग है वो कौन है हमारा? अगला भाग है ग्रसिका। ग्रसिका को क्या बोलते हैं हम? ग्रासनाल भी कहते हैं इसको, और इसे ईसोफेगस, ईसोफेगस भी इसे कहा जाता है। क्या काम करता है ये? कुछ नहीं, बस ये ऐसे एक नली होती है। कहां से शुरू होती है? ग्रसनी से शुरू होती है और कहां आकर? आमाशय में आके मिल जाती है। यानी कि भोजन को जैसे ही हम निगलेंगे तो भोजन इसके अंदर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंचकर इसमें से फिसलता हुआ आकर किसमें गिर जाता है? आमाशय में गिर जाता है। तो इसका काम क्या हुआ? इसका काम इतना सा हुआ कि जो बोलस मुंह में बना था उस बोलस को लेना और कहां लाकर डाल देना? आमाशय में डाल देना। एक लाइन लिख लीजिए, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। इट्स कनेक्टेड टू माउथ कैविटी, इट्स कनेक्टेड माउथ कैविटी टू स्टोमक। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। और क्या करती है? तो कार्य लिख लो। कार्य बोलस, या कोष्टक में लिख सकते हो डाइजेस्टेड फूड जो है, बोलस को आमाशय में लाकर डालना। बोलस को आमाशय में लाकर डालना। तो अब अगला जो भाग आता है वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों भागों में डाइजेशन का कोई भी काम नहीं होता। इसके अंतर्गत भी
इससे पहले ग्रसनी पढ़ी थी, उसमें भी कोई पाचन का काम नहीं हुआ। हमने ग्रसिका पढ़ी, इसमें भी पाचन का कोई काम नहीं हुआ। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो नीचे, ग्रसनी और ग्रसिका में पाचन नहीं होता। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं आपको, नोट डाल के फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखवा दिया था ये तो मैंने आपको जब नाम लिखवाए थे उसी समय। ग्रसनी व ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसनी व ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। तो माउथ कैविटी में थी, वहां डाइजेशन हुआ ना? कौन? तो सलाइवा ग्लैंड ने तो अपना काम कर दिया ना भाई, वो वहां पे हो गया। अब उसके बाद भोजन चला गया फेरिंग्स में, यहां कोई काम नहीं हुआ। हाँ, प्राइमरी सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो प्रेमोलेटिव पार्ट जो कौन है, माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी में भी डाइजेशन करता कौन है? तो दो चीज है, एक तो दांत उसको चबाते हैं और एक सलाइवा ग्लैंड है। सलाइवा ग्लैंड उसको डाइजेस्ट करती है, किसमें? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके किसमें बदल देती है? माल्टो। ठीक है, तो वहां के बाद, अब वहां के बाद हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर कोई ग्लैंड नहीं थी तो यहां पाचन भी नहीं हुआ। ईसोफेगस में भी कोई ग्लैंड नहीं है तो यहां पे भी पाचन नहीं हुआ। अब भोजन किसमें पहुंच गया? स्टोमक में, और स्टोमक में भी एक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो यहां फिर पाचन होगा इसका मतलब। ठीक है, अब अमाशय कैसा होता है पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बनाना नहीं है। अमाशय कैसा होता है? हमारे अमाशय की संरचना होती है इस प्रकार की। ये है हमारा अमाशय। जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये केवल स्टोमक है, और जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये है हमारी ईसोफेगस। ये वाला भाग तो कौन है? हमारा ग्रसिका, ईसोफेगस। और ये वाला जो भाग है हमारा, ये क्या है? हमारा अमाशय, स्टोमक है ये। अब इस अमाशय के भी तीन पार्ट है। इसका सबसे पहला जो भाग है ये वाला, जो इस ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, इसको नाम दिया जाता है कार्डियक। अंग्रेजी नाम है ये, कार्डियक भाग बोलते हैं इसको। बीच में जो ये बिल्कुल फैला हुआ दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है फंडस। हिंदी में आप इसको कह सकते हो थैलेनुमा भाग, बाकी इसका नाम क्या है? फंडस। और देखो ये लास्ट में जाके फिर पतला और सकरा हो गया, और इस भाग को नाम देते हैं पाइलोरिक। क्या नाम देते हैं? पाइलोरिक भाग। तो हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो अमाशय है, वो कितने भागों में बटा हुआ होता है? तीन भागों में। उसका वो भाग जो ईसोफेगस से जुड़ा होता है वो तो कहलाता है कार्डियक, बीच का फैला हुआ थैले जैसा भाग फंडस, और अंतिम पतला और सकरा भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि अमाशय जो होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। पहले भाग का नाम कार्डियक भाग, दूसरे का नाम क्या है? फंडस, और तीसरे का नाम क्या है? पाइलोरिक भाग होता है। कहां पाया जाता है? आपसे ये पूछ ले कि भाई ये हमारी बॉडी में कहां होता है, तो इसका स्थान कहां है, अमाशय का स्थान कहां है वो पूछ रहा हूं। अमाशय बॉडी में कहां है? बॉडी में कहां है? तो हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था। स्केलेटन सिस्टम में यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है उसको हमने कहा था चेस्ट कैविटी, वक्ष गुहा, और पसलियों से लेके कमर तक का जो भाग है इसको हमने नाम दिया था स्टोमक कैविटी, उदर गुहा। तो ये हमारा उदर गुहा है, ये हमारा वक्ष गुहा है। अमाशय जो मिलता है वो इसमें तो मिलता नहीं, तो फिर कहां मिलता है? उदर गुहा में। अब उदर गुहा में कहां? लेफ्ट में, राइट में, कि मिडिल में? तो लेफ्ट में। कहां मिलता है? इस भाग में होता है हमारा अमाशय। इस भाग में स्टोमक कैविटी के कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। तो आपसे अगर इसका स्थान पूछा जाए तो हम इसका स्थान कहां बताएंगे कि ये कहां होता है? ये होता है उदर गुहा के बाईं तरफ होता है। कैसा होता है? आपको इसका आकार अगर दिखाई दे, पूछे आपसे कि भाई इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार हम बताते हैं
पुरानी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो तो कहती हैं कि ये जे आकार का होता है, जैसे आकार का, जे शेप का होता है, जे आकार का होता है। लेकिन नई जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो क्या कहती हैं, ये कैसे आकार का है, यू आकार का है। अब हम परीक्षा में कौन सा करें, तो परीक्षा में ये भी डेफिनेट है कि भाई दोनों एनसीईआरटी बता रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा हमको, या तो जे आकार का या फिर यू आकार का। तो इसके दो टाइप्स दिखाई देते हैं। हालांकि पहले इसको जे प्रकार का ही माना जाता था, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखोगे ना तो ये आपको अंग्रेजी के जे अक्षर के जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको यहीं की यहीं देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, यू शेप का दिखाई देता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, हमसे पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। कितनी, 30 सेंटीमीटर, जो कि लगभग है, फिक्स तो हम नहीं बता सकते, लेकिन लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और हमसे पूछे इसकी विड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई होती है अनिश्चित, फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स, उसका कारण आपको मालूम है कि जैसे ही हम भोजन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं तो भोजन को हम निगलते जाते हैं, निगलते हैं तो भोजन इसमें जाके गिरता है, और जब गिरता रहता है तो ये धीरे धीरे फैलता रहता है, और जैसे जैसे भोजन इसमें से पचकर बाहर निकलता रहता है तो ये क्या होता रहता है, सिकुड़ता रहता है। अब कई लोगों में आपने देखा होगा जो ज्यादा खाते हैं फैलकर बाहर ही आ जाता है, तो उनमें फिर बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है ना, तो वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी लंबाई क्या, सॉरी चौड़ाई क्या है, इसकी अनिश्चित होती है। ये जो अमाशय होता है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंतर्गत दो टाइप्स की सेल होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है ये अमाशय। कितने प्रकार की कोशिका है, दो। अमाशय में आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की कोशिका है, तो अमाशय में कोशिका होती है दो प्रकार की। दो प्रकार की कोशिकाओं के नाम क्या है, इनमें से एक प्रकार की जो कोशिका होती है उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीटिक या पैराइटल, ऑक्सीटिक या पैराइटल सेल्स कहा जाता है। अंग्रेजी ही नाम है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, ऑक्सीटिक या पैराइटल कोशिका कहते हैं। जबकि दूसरी जो होती है उनको क्या नाम देते हैं, दूसरी जो होती है उनको नाम दिया जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य, और मुख्य को आप जानते हो क्या कहते हैं, या फिर इन्हीं का एक नाम होता है जाइमोजन। क्या नाम है, जाइमोजन को। अमाशय का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है, ऑक्सीटिक या पैराइटल, और दूसरी कौन सी होती है, मुख्य, चीफ जिसको बोलते हैं, या फिर कहा जाता है जाइमोजन। ये दोनों कोशिकाएं मिलकर पूरे अमाशय का निर्माण करता है। और जैसा कि मैंने कहा था, इसमें ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, वो किसी एक जगह नहीं होती है, वो इस पूरी अमाशय की जितनी भी वाल है, जितनी भी दीवारें, इस पूरी में फैली हुई। मतलब जठर ग्रंथि किससे बनी होती है, इन दोनों प्रकार की सेल्स से मिलकर ही क्या बनती है, जठर ग्रंथि, जो यहां से लेकर यहां तक पूरे में फैली हुई होती है। तो पूरे के अंतर्गत ही क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग पदार्थों का निर्माण करती हैं और अलग अलग पदार्थों को बाहर निकालती हैं। कौन से पदार्थों का निर्माण करती हैं, तो ऑक्सीटिक या पैराइटल जो कोशिकाएं होती हैं, इनसे तो बाहर निकलता है HCl, ये तो HCl का सेक्रेशन करती है। और इनसे क्या निकलता है, इनसे बाहर निकलता है एंजाइम। क्या बाहर निकलता है इनसे, एंजाइम। देखिए, ये कोशिकाएं किसको निकालती है, HCl को, ये किसको निकालती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जठर रस। क्या बनाते हैं, जठर रस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका निर्माण करते हैं कौन, कौन, एंजाइम और HCl। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जठर रस का। अब मैंने आपको कहा था जहां भी रस आ जाता है ना, वहां पे एक सवाल उसका फिक्स हो जाता है, क्या है इसका पीएच। जठर रस का पीएच हमसे पूछा जाता है तो इसका पीएच मान होता है 1.5। कैसा होगा, अम्लीय में भी, स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जिसका पीएच 7 से बहुत कम आ गया वो क्या कहलाएगा, वो प्रबल अम्लीय कहलाता है। तो ये होता है प्रबल अम्लीय, स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का होता है ये। और इसमें कितनी चीजें हैं, तो इसमें दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक तो हमने पढ़ा इसमें कौन है, HCl, और एक कौन है इसमें,
एंजाइम। एक कौन है? एंजाइम। अब देखो HCl क्या है? HCl तो है एक अम्ल। HCl तो क्या है? नाम भी जानते होगे शायद आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरी चीज कौन है? भोजन को पचाने का काम अम्ल करता है कि एंजाइम? एंजाइम। यानी कि HCl भोजन को पचाएगा तो क्या करेगा फिर? अब क्या करेगा उसके लिए हमको एक बार थोड़ा सा बैक चलना पड़ेगा। यहां जो भोजन पहुंचा है वो कहां से आया है? कहां से? मुख गुहा से। डायरेक्ट अपन बात करें तो कहां से? क्योंकि इसमें भोजन आया ईसोफेगस से। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं हुआ था। डाइजेशन ईसोफेगस से पहले पहुंचा था ग्रसनी में, और वहां पर भी डाइजेशन उससे पहले कहां था? तो वहां डाइजेशन हुआ था। यानी कि हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई मुख गुहा से भोजन कहां पहुंचा? यहां तक ही तो पहुंचा ना। मुख गुहा से ले लिया ग्रसनी ने, ग्रसनी ने दे दिया ग्रसिका को, ग्रसनिका ने यहां लाकर डाल दिया। तो बाकी तो एक मीडियम हुआ कि जहां से भोजन गति करता हुआ आया है। बाकी मेन पार्ट तो कौन था? माउथ कैविटी, मुख गुहा। और मुख गुहा में जो भोजन डाइजेस्ट हुआ था उसका नाम क्या था? बोलस। क्या नाम था? और बोलस का पाचन किसने किया था? लार ने। किसने किया था? और लार का पीएच कितना था? 6.8। नेचर कैसी थी? दुर्बल अम्लीय। क्या थी? अब मुझे ये बताओ, वो लार जब भोजन में मिलेगी तो भोजन कैसा हो जाएगा? दुर्बल अम्लीय। भाई लार का पीएच 6.8 है और लार भोजन में मिल रही है, तो जैसी लार भोजन में मिलेगी भोजन को भी क्या कर देगी? दुर्बल अम्लीय। अम्लीय नहीं, दुर्बल अम्लीय। अब वो दुर्बल अम्लीय भोजन माउथ में, इसमें मुख गुहा में बना था, वो पहुंचा ग्रसनी में। ग्रसनी से कहां पहुंचा? ग्रसिका में। बीच में कोई चेंज हुआ? अभी भी वो दुर्बल अम्लीय ही है। और जैसे वो यहां आकर गिरता है तब भी क्या है? वो दुर्बल अम्लीय ही है। लेकिन जैसे वो यहां आकर गिरेगा उसमें कौन सा रस मिल जाएगा? और जठर रस का पीएच। और उसमें सबसे मुख्य पदार्थ कौन होता है? तो HCl जैसी उस बोलस में मिलेगा क्या कर देगा? प्रबल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय से, क्योंकि पहले वो दुर्बल अम्लीय था, अब उसमें कौन मिला? HCl। HCl का पीएच 1.5, तो क्या कर देगा? वो दुर्बल अम्लीय से, यानी कि वीक एसिड से उसकी नेचर चेंज करके कहां ले जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। तो HCl का एक काम तो क्या हो गया? HCl का एक काम तो यही हो गया, पहला काम क्या हो गया? इसको बोलस को दुर्बल से क्या बनाना? प्रबल अम्लीय बनाना। ये इसका काम हो, प्रबल अम्लीय बनाना, ये है इसका। एक और भी काम करता है ये, कि ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता। सूक्ष्म जीवों को क्या करना? नष्ट। अब मुझे बताइए, क्या सूक्ष्म जीव यहां तक पहुंच पाएंगे? क्यों? लाइसोजाइम क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बच कुचा कर किसी तरीके से छिप छिपाकर अगर यहां तक पहुंच जाएगा तो फिर उसको कौन नष्ट कर देगा? HCl। क्या कर देगा? HCl। तो HCl ने अपना काम कर दिया, उसको वीक एसिड से किस में बदल दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड में। और एक और भी काम कर दिया कि अगर कोई यहां तक बचकर पहुंच जाता है तो ये उसको क्या बना देता है? और ये उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उन बैक्टीरियाज को नष्ट कर देता है। अब काम किसका शुरू होता है? और यहां एंजाइम जो पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 3। कितनी? 3। कौन कौन से हैं 3? उनमें सबसे पहला जो एंजाइम जो यहां पाया जाता है वो होता है म्यूसिन। कौन सा है? म्यूसिन। दूसरा जो एंजाइम यहां पाया जाता है उसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। और तीसरा जो एंजाइम यहां पाया जाता है उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? अच्छा, आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये जैसे ही भोजन जठर रस में मिलता है तो जठर रस उसको प्रबल अम्लीय क्यों बना देता? अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि भोजन दुर्बल अम्लीय था, उसको प्रबल अम्लीय क्यों बना दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम कभी भी वीक एसिड में काम नहीं करते। ये एंजाइम एक्टिव कब होते हैं, क्रियाशील कब होते हैं? जब इनको कौन सा माध्यम मिलता है?
जब इनको मीडियम ही स्ट्रोंग मिलेगा ना, स्ट्रोंग एसिड, तो ही ये काम करेंगे। अगर इनको वीक एसिड नेचर मिल गया तो फिर ये क्रियाशील ही नहीं होती। इसलिए भोजन दुर्बल से किस में बदल जाता है? प्रबल में। और उनमें सबसे पहले कौन आता है? म्यूसिन सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि जैसे ही भोजन यहां गिरेगा, भोजन के यहां गिरते ही उसमें कौन मिलेगा? HCl। कौन मिलेगा? और HCl एक प्रबल अम्ल होता है, आप जानते हो सारे। स्ट्रॉन्ग क्या है? ये एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनकी नेचर क्या है? आप अम्ल को किसी को अपनी त्वचा पे डाल के देखो, क्या करेंगे? जला देंगे। कपड़े पर डालो, जला देंगे। इस लकड़ी पे डाल दो, जला देंगे। अब जैसी HCl हमारे अमाशय में निकलेगा तो क्या हमारे अमाशय को बख्शेगा? उसको भी जला देगा। उसकी भी अंदर की दीवारों में क्या कर देगा? घाव कर देगा। और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है जिसको आप कहते हो अल्सर। क्या कहते हो? कब होता है अल्सर? जब एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब हमारे अमाशय में किसकी मात्रा बढ़ गई? HCl की मात्रा बढ़ गई। और HCl ने अमाशय की भीतर वाली दीवारों को जगह जगह से क्या कर दिया? जला दिया, नष्ट कर दिया, जिससे वहां पर क्या बन गए? घाव बन गए। और उन घावों को क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अब वो अल्सर नहीं हो, ये किसका काम है? ये काम किसका है? जैसे ही HCl निकलने लगता है, ये म्यूसिन भी अपना काम शुरू कर देता है। और इसके भीतर भीतर, यहां पूरे के भीतर भी, यानी कि अमाशय की जो दीवारें होती है उनके भीतर भीतर क्या बना देता है? ये एक लेयर बना देता है। क्या बना देगा? एक। और उस लेयर के कारण HCl जो है वो अमाशय की दीवारों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अमाशय की दीवारें HCl से नष्ट होने से बच जाए। तो म्यूसिन का काम क्या हुआ? म्यूसिन का काम तो हुआ HCl से अमाशय की दीवारों की रक्षा कर। क्या काम हुआ इसका? तो इसका काम हुआ HCl से अमाशय की क्या करना? रक्षा करना। अमाशय की दीवारें लिख देता हूं मैं, दीवारों की क्या करना? रक्षा करना, ये इसका काम। उसके बाद कौन सा एंजाइम आता है? और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। ये करता है प्रोटीन का पाचन। और क्या बनाता है? ये प्रोटीन को पचा देता है और प्रोटीन को तोड़ देता है, अपघटित कर देता है। और क्या बनाता है? और बना देता है दो पदार्थ, जिनमें से एक का नाम है पॉलीपेप्टाइड और एक का नाम है पेप्टोन्स। क्या नाम है? पेप्टोन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसका अपघटन कर देता है। और किसमें तोड़ देता है? उसको पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। और फिर कौन आता है? और ये क्या करता है? ये करता है दूध की जो प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है दूध में? कौन सी? कैसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? ये उस कैसीन का क्या करता है? पाचन का। क्या करता है? किसका पाचन करता है? कैसीन। कैसीन को पचाएगा, कैसीन का डाइजेशन करेगा। कौन करेगा? रेनिन। और क्या बनाएगा? ये कैसीन को पचाकर बना देता है पैरा कैसीन। क्या बना देता है? तो मुझे एक बात बताओ, अमाशय में पाचक एंजाइम कितने हैं? ध्यान से देखो, अमाशय में पाचक एंजाइम कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। और अमाशय में सेफ्टी एंजाइम कौन है? म्यूसिन। अब एक और बात, अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो भोजन के कौन से पदार्थ का पाचन होता है? इसका? इसने पाचन किया, इसने किया, किसका किया? इसने पाचन किया, किसका किया? दूध को मारो ना गोली, किसका? इसका। एक सवाल बन गया, अमाशय में कौन से पदार्थ का पाचन होता है? कौन से का? अच्छा मैं पूछूं, मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं हो तो स्टार्च। यहां पर एक ही चीज का पाचन हुआ था ना, टाइलिन ने किया था। किसका किया था? कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। स्टार्च ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं हो तो कौन हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। किसने किया? पेप्सिन ने और रेनिन ने। ठीक है। अब ये रेनिन किसका पाचन करता है?
मैं आपसे सवाल पूछूं कि रेनिन की सबसे ज्यादा मात्रा किन में मिलेगी? रेनिन की सबसे ज्यादा मात्रा किन में मिलेगी? बड़ा आसान सा सवाल है। जो दूध का ज्यादा सेवन करते हैं कौन है? बच्चे। तो अगर आपसे यही सवाल पूछ ले कि भाई रेनिन की सर्वाधिक मात्रा किन में होती है, तो रेनिन की सर्वाधिक मात्रा उनमें होती है जो दूध का ज्यादा सेवन करते हैं। और वो कौन है? बच्चे भी नहीं, शिशु। कौन है? बच्चों में और शिशु में फर्क है। बच्चे तो तुम भी हो, लेकिन तुम शिशु नहीं हो। सही बात है ना? तो जो दूध का ज्यादा सेवन करते हैं उन लोगों में या उन बच्चों में या उन शिशुओं में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? रेनिन की। अच्छा, रेनिन इन शिशुओं में पाया कब तक जाता है? रेनिन का निर्माण शिशुओं में होता है लगभग लास्ट 10 से 12 वर्ष तक। शिशु में और बच्चों में सब में मिला के इसका निर्माण कब तक होता है? ध्यान से सुनना, मैं सवाल पूछूंगा, अगली लाइन मेरा सवाल ही होगा। रेनिन की सबसे ज्यादा मात्रा शिशु में कह दो, बच्चों में कह दो। शिशु में और बच्चों में इसका निर्माण कब तक होता है? अब सवाल, आप लोगों में रेनिन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या अल्प मात्रा में होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। गधे हो। जब मैंने लिख दिया साफ साफ यार, इसका फॉर्मेशन ही कब तक होता है? 10-12 वर्ष के बाद इसका फॉर्मेशन ही बंद हो गया, इसका निर्माण ही बंद हो गया, तो आप लोगों में कहां से आएगा? पियो ना, तो कौन मना कर रहा है? पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण होता है। पाचन कब होगा? आप में पाचन किसका होता है? क्यों होता है भोजन का पाचन? क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसको जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? बच्चे शिशु भोजन करते हैं क्या? उनको बॉडी जो है, उनकी बॉडी, उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? तो जब बॉडी में एनर्जी दूध से मिलेगी तो दूध का डाइजेशन करना जरूरी है, हाँ या ना? आप लोगों की बॉडी में ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से, तो भोजन का डाइजेशन करना जरूरी है। यानी कि जिस चीज से हमें ऊर्जा मिलती है, डाइजेशन उसका जरूरी होता है। तो बच्चों की बॉडी को पूरी की पूरी ऊर्जा किससे मिलती है? दूध से। तो जब तक बच्चों को दूध के ऊपर डिपेंड रहते हैं तब तक उनकी बॉडी में दूध का डाइजेशन। हमारी बॉडी में दूध का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन दूध पीना कभी हानिकारक भी, हमेशा लाभदायक है। आप जितना दूध पियोगे बॉडी के लिए उतना फायदा है। क्यों? क्योंकि अब उसका डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, उसमें जो फैट होती है, उसमें जो विटामिन होती है, उनका डायरेक्ट क्या होता है? अवशोषण। तो हमारी बॉडी में दूध का पाचन नहीं होता, हमारी बॉडी में दूध का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है? तो दूध पीना हानिकारक नहीं है, कभी बंद मत करना। दूध हमेशा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन बात होती है डाइजेशन की। तो डाइजेशन केवल किन में होता है? बच्चों में। तो यहां पर अगर हमसे सवाल पूछे कि वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनमें रेनिन क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? वयस्क में रेनिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। अब मुझे बताइए कि यहां जो भोजन पहुंचा था अमाशय में, ध्यान से सुनना क्या पूछ रहा हूं, यहां जो भोजन पहुंचा था अमाशय में, उसका नाम क्या था? बोलस। कौन था? बोलस को पचाया किसने? पेप्सिन ने नहीं, जठर रस ने। जठर रस में पचाने वाले एंजाइम कौन है? पेप्सिन और रेनिन। और इन्होंने किसका पाचन किया? प्रोटीन का पाचन किया। तो क्या उसका नाम बदल जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, बदल जाएगा यार। पहले स्टार्च का पाचन हुआ था, तब उसका नाम बोलस था। अब वो यहां आकर पहुंच गया, यहां उसका पाचन हो गया, पाचन हो गया तो उसका नाम भी बदल जाएगा। तो मुख गुहा में तो भोजन को क्या कहा था? और अमाशय में, अमाशय में कहा जाता है काइम। अमाशय में जो डाइजेस्टिव फूड होगा, पचित जो भोजन होगा, डाइजेस्टिव फूड इन स्टोमक जो होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होता है का। क्या नाम है? तो वो मुख गुहा से निकला और कहां पहुंचा? अमाशय में। अमाशय में किसने पचाया? जठर रस ने। जठर रस में पचने के बाद उसका नाम क्या हो गया? और इसमें पाचन किस पदार्थ का हुआ? किसने किया? पेप्सिन ने केवल प्रोटीन का, और रेनिन ने दूध की प्रोटीन। क्लियर है? कोई डाउट? नोट करो। अब ऐसे कैसा नोट करो? नहीं, अभी नहीं, मैं पूरा बनाऊंगा इसको।
तब तक आप उसको लिखो, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं। सेकंड वाला मतलब फंडस। स्टोमक कैविटी। पाइलोरिक, कार्डियक और फंडस हटा दूं ना चित्र में से, तो क्योंकि वो मैंने लिख दी है उधर, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं कौन सा भाग क्या। सेक्रेट। गैस्ट्रिक जूस, दोनों को मिलाकर, इन दोनों कोशिकाओं को मिलाकर ही बोलते हैं जठर। जठर ग्रंथि और जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। ये हटा दो ना, दो प्रकार की कोशिका चित्र के बीच में जो आ रही है, और ये मैंने चित्र भी बना दिया, आप बनाओ। पहले इसको उतारो फिर चित्र बनाओ।
ये ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट का नाम होता है इलियोसिकल। ये जो ज्वाइंट है ना, इसका नाम है इलियोसिकल। क्यों है इलियोसिकल सुनो, मैंने आपको छोटे आंत के 3 भाग लिखवाए हैं। एक तो कौन हो गया, ग्रहणी ड्यूडोनम। एक ये जो भाग है ना ब्लू वाला, इसके पीछे वो जेजुनम, वो दिखाई नहीं देता अपने को, जो इसके पीछे चला गया, मतलब पीछे से आई ये नली और सामने आ गई बढ़िया, तो इसके पीछे चला गया, वो तो अपने को दिखाई नहीं देता, वो होता है जेजुनम। और ये जो इकट्ठा होके पड़ा हुआ है ये इलियम। तो इसका तो कौन सा भाग आ गया, इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग लिखवाए हैं। शुरू का जो भाग है उसका नाम है सीकम, फिर ये पीछे का जो नाम है पूरे का पूरा, इसको बोलते हैं कोलोन, और फिर लास्ट में जाके ये क्या आ गया, रेक्टम। 3 भाग हो गए। तो इलियम और ये कौन है, सीकम, दोनों जुड़ रही है, इलियम प्लस सीकम, और इलियम और सीकम के जोड़ को बोल दिया इलियोसिकल। ठीक है, वो मैं लिखवाऊंगा जब आपको ये पढ़ाऊंगा तब, है ना, इलियोसिकल। इस तरीके से इसके भाग होते हैं, नाम होते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, आप चित्र बना लो।